हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के समक्ष उन 6 ऐसे चैलेंजेस की कि अगर भारत ने इनको ओवरटेक कर लिया या ओवरकम कर लिया तो आप समझ के चलिए कि भारत का जो अपना लक्ष्य है कि 2047 तक हमको भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत को 2029 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है। ये दोनों लक्ष्य आपको पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि ये चुनौतियां हैं क्या, और ये जो चुनौतियां हैं क्या ये छोटी मोटी चुनौतियां हैं या वास्तव में बहुत बड़ी। आज हम इन्हीं को देखने वाले हैं कि अगर ऐसा होता है तो जो भारत का अपना लक्ष्य है, ये जो लक्ष्य, देखो दो लक्ष्य भारत के बहुत बड़े हैं। एक तो ये है कि 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमें बनना है, और पहला जो है वो है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें ला करके खड़ा करना है। आज हम देखने वाले हैं कि इसके लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारत जो है उसके अंदर मिडिल इनकम ट्रैप जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये है कि लगातार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बढ़ रही है 7 से 8%, यानी कि 6.7% तो आईएमएफ के द्वारा ही बताया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो 6.7% से भी अगर मान लेते हैं तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यानी कि जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन जो तरीका से अगर आप देखते हैं तो कौशल विकास और बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी बहुत बड़ी भारत के समक्ष है। यानी कि भारत के अंदर जो युवा पीढ़ी है, जब हम कहते हैं कि जो हमारे पास में जनसंख्या की लाभांश है, तो जनसंख्या की लाभांश के लिए आपको कौशल देना पड़ेगा, और कौशल अगर नहीं है तो ये जो बेरोजगारी है वो देखने के लिए मिलेगी। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और है बुनियादी ढांचा और शहरीकरण, यानी कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, क्योंकि एक हम विकासशील देश है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपकी जो जीडीपी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो बढ़ रहा है ना। अगर आप देखते हैं कि भारत और विकसित विश्व के बीच में, तो भारत के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो लगभग पूरे जो डेवलप वर्ल्ड है उससे 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। अगर भारत का पूरे विश्व का देखें तो लगभग 6% के अप्रोक्सीमेट है, 6 से 7%, और भारत का जो डेप्रिसिएशन है वो 13 से 14% है। यानी कि जो हम बनाते हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हैं, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की जो दर है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो उससे 2 गुनी भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है। और अगर ये जो डेप्रिसिएशन है तो शहरीकरण के बुनियादी जो ढांचा है या शहरीकरण होने में ये सबसे बड़ी बाधा बनकर के सामने आती है। अब शहरीकरण, आप समझते होंगे कि शहरीकरण अगर होता है तो आप मानिए कि एक देश जो है वो विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। अगर शहरीकरण होगा तो शहरों में आपको देखना होगा कि आधुनिक परिवहन होने चाहिए जो आधुनिक ईंधन से चलते हो, स्वच्छ पानी हो, अपशिष्ट प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने आपको जो बताया वो टिकाऊ होना चाहिए। अगर डिग्रेडेशन अगर इतनी तेजी से होगा तो आप सड़क बनाएंगे और सड़क टूट जाएगी तुरंत ही, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए। और है कृषि सुधार। आप ये जानते होंगे कि भारत सरकार कृषि बिल लेकर के आई थी और वो एक नए तरीका के जो एजेंडा में फंस करके वो बिल जो है वो निरस्त करने पड़े। लेकिन भारत में जब तक कृषि सुधार नहीं होंगे तब तक आप मान के चलिए कि भारत में जो किसान है, क्योंकि हमारे यहां पर जो आप देखेंगे कि जो जोत के स्तर है, यानी कि जो खेती है वो बहुत छोटी है, और ये जो खेती है अगर ये छोटी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा और किसान की जो आय है उसमें सुधार करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते तो समाज का एक जो वर्ग है वो पीछे छूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये सारे सारे कार्य होने से ये असमानता जो तरीका की, यानी कि जो इनकम में की जो भेद है, यानी कि इनकम के अंदर जो एक गैप है, वो भी आपको देखते होंगे कि भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर ही, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूं तो मैं भारत की ही बात करूंगा। भारत के अंदर ये जो आर्थिक लाभ है वो लगभग समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पूरी जनसंख्या पर। कोई ज्यादा अमीर हो रहा है तेजी से तो कोई कम तेजी से अमीर की ओर बढ़ रहा है, या फिर अपना जीवन यापन ही जो है वो कर रहा है। इससे ये होता है कि जो गरीब और अमीर के जो बीच की खाई है वो लगातार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। अब कुछ ऐसे भी हैं चैलेंजेस है जो इंटरनेशनल चैलेंजेस है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे चैलेंज हैं जिनसे अगर हमने पार पा लिया तो जो 2 हमारे गोल हैं ये हमें पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहला है, जैसे हम भू राजनीतिक तनाव आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीका से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, चाहे तो आप वेनेजुएला के ऊपर देखिए किस तरह से अमेरिका ने आक्रमण किया, आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच में किस तरीका से जो युद्ध चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो अभी ईरान का जो क्या हाल किया हुआ है अमेरिका, और उसके अंदर किस तरीका का जो एक रिवोल्ट चल रहा है। इसी तरीका से आप देखेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में किस तरीका का, आप इसी तरीका से पूरी दुनिया जो है वो एक वर्ल्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो भारत की जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है अगर ये आगे जाकर का और बिगड़ता है तो एक चैलेंज हमारे लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हम भी एक सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, और अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो भारत की जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है, जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, उसको जो है आघात लगने वाला है। उसी तरीका से चैलेंज है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण का। अगर आप देखते हैं कि भारत जो है
एक तो क्लाइमेट चेंज का असर हम पर पड़ने वाला है। क्यों? अगर आप भारत की जो भौगोलिक स्थिति अगर आप देखते हैं तो भारत के अंदर या तो बारिश ज्यादा होगी तो भी समस्या क्रिएट करेगी, अगर बारिश कम होगी तो भी। क्यों? क्योंकि हमारी आज भी इकोनॉमी जो है, भारत की जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में ही गिनी जाती है। और कृषि जो है उसको आप देखते हैं तो वो रेन फेडेड एरिया यानी कि जो रेन है उसके आधार पर ही गिनी जाती है। अगर आप देखें मानसून अगर टाइम से नहीं आए तो हमारी जो उपज है वो प्रभावित हो जाती है। और ऊर्जा संक्रमण, जैसा मैंने आपको बताया है कि हमें जो है अब एनर्जी के लिए जो फॉसिल्स फ्यूल है उनसे हट करके हमको रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना पड़ेगा। यानी कि जो ऊर्जा के दूसरे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेस हैं उनसे हट करके हमें न्यू जो तरीका के जो रिसोर्स हैं उन पर शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसी तरीका से अगर आप देखते हैं कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब पर आधारित है। यानी कि अगर आज आप अगर हम भारत को भारत से अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आप समझिए कि उनके लिए, जैसा अब अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया हुआ है, अगर इसी तरीका से पूरी दुनिया के अंदर एक तरीका से तबाही आती है या फिर एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है तो उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। उसी तरीका से हमारी जो तकनीकी निर्भरता है वो दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे सेमीकंडक्टर के लिए या फिर एआई के लिए या साइबर सुरक्षा के लिए और यह विदेशी तकनीक पर हम पूरी तरीका से जो है निर्भर है। अगर हमने ये भी है। दूसरा है वैश्विक आर्थिक मंदी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं कि 2029 तक एक जो अमेरिका है अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर लगभग $37 ट्रिलियन का रिसेट करने वाला है। उसके लिए पूरी वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहते हैं तो वो उसका जो आपको कमेंट बॉक्स में आप मिल जाएगा वो लिंक, या फिर आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो वहां से भी आपको वीडियो एक्सेस कर पाएंगे। अब मामला ये है कि इन सारी जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए हैं और भी कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये चुनौतियां जो है वो पूरी की पूरी तरीका से भारत के समक्ष आ खड़ी हुई हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी। क्या भारत इससे वास्तव में ओवरकम कर पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत इसे ओवरकम कर पाएगा? अगर ओवरकम करता है तो जो हमारे दो गोल हैं कौन कौन से, 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में ला करके खड़ा करना, तो ये जो है दोनों पूरे होते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं मसला क्या है। मसला जैसा कि मैंने आपको बता दिया वही 6 चुनौतियां जो है भारत के समक्ष हैं और कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे राजनीतिक अस्थिरता और जोखिम, यानी कि अगर डोमेस्टिक स्तर पर देखें तो भारत के अंदर लगातार चुनाव 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 चलते रहते हैं। अभी आप देखेंगे 2026 के अंदर ही लगभग 5 राज्यों में चुनाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें यूपी में भी आपको देखेंगे चुनाव है, आप देखेंगे 2027 तक है ना, और बंगाल के अंदर भी चुनाव है। ऐसे जो चुनाव है वो होते रहते हैं। तो एक राष्ट्र के स्तर पर अगर राजनीति की हम बात करें तो वो आपको एक तरीका से उसमें जो फंसा हुआ दिखाई देता है कि हर जगह क्या लग जाता है भाई, आचार संहिता लग गया, डेवलपमेंट के कार्य सारे बंद हो जाते हैं। तो एक ये चैलेंज है। दूसरा आपको विस्तार से बताऊंगा इसमें, लेकिन अभी आपको एक ओवरव्यू देता हूं। विदेश नीति का संतुलन, बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत को एक जटिल बहुविश्व दुनिया में संतुलन साधना होगा, यानी कि वही जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखना, शासन और नौकरशाही की अक्षमता, यानी कि आज भी जो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरीका से आप वही है कि रेड टेपिज्म, ठीक है, वो हट गया है, लेकिन अभी भी मानसिकता जो है वो ये है कि सरकारी नौकरी मतलब फ्री का पैसा। तो ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये समझिए कि प्राइवेट जॉब करें या सरकारी करें, हमें कमाई का पैसा चाहिए, समझिए। अब वैसे तो भारत का अगर आप देखें कि भाई हमें किसी का नहीं चाहिए, ऐसी मानसिकता होती है, लेकिन बात वही है कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? वही है कि आराम की नौकरी है, सिक्योर है लाइफ हमारी, इस तरीके की बहुत सारी बातें सामने आती है। तो नौकरशाही जो है वो भी जो है उसकी अक्षमता जो है निकल करके सामने आती है। जॉबलेस ग्रोथ जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है। यानी कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन बात वही है कि रोजगार इतने सृजन नहीं हो रहे हैं। फिर जीडीपी कैसे बढ़ रही है? आपको मैंने बताया था कि एक जीडीपी और जीएनपी के अंदर, यानी कि जो जीडीपी है उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो शामिल होता है। लेकिन जब हम एनडीपी की बात करते हैं तो वहां पर जो है डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है। तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन आप क्या करते हैं? हटा दे रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि आपको बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो दिख रही है, लेकिन 13 से 14% का जो डेप्रिसिएशन है वो भी इस अर्थव्यवस्था के अंदर, ये जीडीपी के अंदर शामिल है ऑलरेडी, ठीक है। और बहुत सारे कारण हैं, मैं आगे आपको गिनाने वाला हूं क्या कारण है इसके। बढ़ती हुई जो बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानताएं, आप ये जानते होंगे कि भारत के अंदर किस प्रकार के जो है कम्युनल डिफरेंसेस भारत के अंदर देखने के लिए मिलते हैं आपको। और भारत के अंदर जो बेरोजगारी है और वो जेनजी वाला टाइप जो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो एक समस्या जो है भारत के समक्ष खड़ी हुई है कि इतने सारे लोग हैं, अगर हम उनको स्किल्ड करके रोजगार नहीं देंगे तो ये जो है आने वाले समय में डिविडेंड की जगह कहीं और हमारे लिए समस्या क्रिएट ना कर दे। आगे है बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानताएं, जो मैं आपको बता रहा था कि एक अमीर और एक गरीब के बीच की जो आय है उसके बीच में गैप लगातार बढ़ रहा है। ये आने वाले समय में सामाजिक अशांति को जन्म देने वाला है, ये आप समझ लीजिए। और है जीवन यापन की बढ़ती लागत। अब हो क्या गया है कि सरकार टैक्स तो लेती है, लेकिन वही है कि आज भी अगर आप देखो कि गवर्नमेंट में बेशक क्या है कि
स्कूल हैं, गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, गवर्नमेंट सब दे रही है, लेकिन वही है कि क्वालिटी जो है ना वो इतनी कंप्रोमाइज्ड है या इतना ज्यादा करप्शन है कि आप खाने जाओगे, अगर जितनी भी आप देखोगे अटल ये जो किचन है या इंदिरा किचन होती है उनमें जाओगे तो खाना नहीं खा सकते, इतना बेकार टाइप का जो खाना है वो मिलता है। स्वास्थ्य, आप हॉस्पिटल चले जाइए, आपको वहां पर जो बेसिक केयर यूनिट्स, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश आपको जो है, अधिकांश जो है मिलेगा कि आपको स्वास्थ्य के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्ट्रूमेंट आपको वहां नहीं मिलेंगे, और वो लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है वो भी आपको वहां नहीं मिलेंगे। शिक्षा का इस तरह आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में अगर कुछ केवीज वगैरह इनको छोड़ दिया जाए तो, और जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं या सरकारी जो स्कूल होते हैं गांवों में जो होते हैं वहां पर आप देखोगे तो इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यानी कि अभी वो स्टैंडर्ड जो है ना प्राइवेट और सरकारी वाला बहुत अंतर है उसमें, और यही कारण आपको देखने के लिए मिलता है कि लोगों को जॉब तो सरकारी चाहिए लेकिन बच्चे प्राइवेट में पढ़ाने हैं। ठीक है, ये देखिए आगे देखना 2026 की अग्नि परीक्षा, विकसित भारत के मार्ग में एक 6 बड़ी चुनौतियां जो मैंने अभी आपको गिनाई है, थोड़ा सा इनका एक विस्तार आपको बताऊंगा और जल्दी से वीडियो एंड कर दूंगा। 2026 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा जो कि वैश्विक अस्थिरता, जो मैंने आपको समझा दिया कि रूस, यूक्रेन और चीन और अमेरिका किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल है। 80 से 85% हमारी जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं वो आयात पर पूरी होती है, यानी कि हम उनसे, जैसे कि एनर्जी हो गया, हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, केमिकल्स जो है, वो उनके लिए हम आयात पर ही निर्भर होते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर है, और अगर देखा जाए तो जो सप्लाई चेन है उस पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और देखना, पहला वो ये राजनीतिक चुनौतियां हैं, अपने घर के अंदर ही लगातार चुनाव होते रहते हैं और इसमें जो है जो अर्थव्यवस्था है या कहो कि विकास के जो कार्य हैं वो रुक से जाते हैं। जैसे आप देखोगे 2026 में बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु, ये 4 जो है चुनाव तो 2026 के अंदर है, फिर 27 के अंदर यूपी में आ जाएगा। तो ये जब कार्य चलते रहेंगे तो आपस में ही क्या है, वो बयानबाजी और विकास के कार्य जो आचार संहिता के कारण रुक जाते हैं। उसी तरीके से सत्ता का जो समीकरण है, केंद्र राज्य के जो तनाव है, ठीक है, वो देखने के लिए मिलते हैं। तो राज्य जो है वो सेल्फ सस्टेन हो ही नहीं पाते आर्थिक रूप से, ठीक है, वो चुनावों में ही लगे रहेंगे। तो एक ये भी है, और है सेंटर स्टेट जो फ्रिक्शन है वो आपको लगातार देखने के लिए मिलता है। आप अगर पॉलिटिक्स देखते होंगे तो कोलिशंस ऑफ डायनामिक्स, केंद्रीय मंत्री राज्यसभा के अंदर है और वो लगातार क्या होते हैं, आप जानते होंगे कि किस प्रकार से राज्य जो यानी कि जो राज्यसभा जो होती है उसके जो सांसद होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो उनमें क्या है कि लगातार ये बदलते रहते हैं। क्लियर, तो जिसका जितने स्टेट सीट होंगे, स्टेट जितनी विधानसभा जीत जाएंगे, उसी तरीका से जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी आगे आपके बढ़ते चले जाएंगे। अब चुनौती जैसा वही है जीडीपी का मनोविज्ञान और जमीनी हकीकत। अब आपको जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखेगी लेकिन उसी तरीका से पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती हुई नहीं दिखेगी, उसी रेशो में आपको जो रोजगार है वो क्रिएट होते हुए आपको दिखेंगे नहीं। तो ये जो दोनों के बीच में एक संगतता नहीं है, इसके कारण क्या है वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। जीडीपी का नंबर हम जो है एक साइकोलॉजिकल है, लेकिन जो इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो उस तरीका के जमीनी आंकड़े आपको दिखाता नहीं है। जैसे आप जानते होंगे भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है 6.7, लेकिन उसी तरीका से जॉब जो है और जो इन कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो उसी रेशो में आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे जॉब क्रिएशन उस तरीका से, वेज ग्रोथ नहीं हो पाता, इसी तरीका से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पर भी हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं। आर्थिक हकीकत, बजट ये कहता है कि भारत जो है सिर्फ अपना जो एक 2 तरीका के अकाउंट है, अगर हम मोटे तौर पर देखें, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है उनसे क्या होती है, जो असेट्स जनरेट होती है, यानी कि जो असेट्स होती हैं उनमें पैसा लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। भारत मात्र उस पर कितना खर्च करता है, पूरे जो पूरा बजट लाते हैं उसका 10%, लेकिन 90% कहां चला जाता है, वेतन में, पेंशन में, ब्याज जैसी जो ब्याज हमने लोन लिए हुए हैं उनमें चला जाएगा, पेंशन देना है, ये इनमें वेतन देने हैं, इन्हीं में चला जाता है। तो 90% वहां खर्च हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप असेट्स जो है अगर वो क्रिएट नहीं करोगे तो आने वाले समय में असेट ही तो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे ना। तो असेट्स आपने क्रिएट किए नहीं तो रेवेन्यू कहां से आएगा। तो ये जो एक विशेष साइकिल जो है वो बन जाती है। तो 10% ही मात्र बजट का जो है हम खर्च कर पाते हैं और 90% जो है अपने दैनिक कार्यों में ही हम खर्च कर देते हैं। अब है शासन और सुधार, कागजी क्या, अब बात वही है कि कागजों पर तो सुधार हो रहे हैं, क्या वास्तव में वो जमीन तक जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। यानी कि असल में कानून जो है वो डीरेगुलेशन कैसे होंगे, क्या कानून को खत्म कर देने से, आप जानते होंगे कि भारत सरकार कहती है कि हमने पुराने 14,000 से ज्यादा कानून है जिनको निरस्त कर दिया है, लेकिन बात यही कि कानून खत्म हो गया है, क्या इसको डीरेगुलेशन मान लें, नहीं। कारण क्या है कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो सड़ा हुआ है, वही है जो पहले से आ रहा है, लेकिन आप कानून हटाते रहिए, नीचे पता ही नहीं है ये कानून हट गया, हो सकता है ऊपर कानून समाप्त कर दिया गया हो और थाने में वही कानून के तहत जो है किसी को बैठा करके रखा हुआ हो, समझ गए आप। तो इस तरीका की असंगतता दिखाई पड़ेगी आपको। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पहले से भी ज्यादा हो गया है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, देखो ये भारत की कोर है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये सभी की जननी है, जितने भी आप देखते हैं 90% जो जितनी परेशानी भारत के समक्ष है ना, उनकी जड़ में करप्शन है।
तो करप्शन जो है ना वो एकदम डीएनए में समाया हुआ है। तो उसके लिए कानून बनेंगे तो लूप होल छोड़ दिए जाएंगे, आप जान करके या फिर कैसे, लेकिन जो लोग हैं वो कानून में से लूप होल निकाल लेंगे भाई साहब। इस तरीका की मनोवृत्ति है हमारी सबकी। जेल के प्रावधान को वित्तीय दंड में बदलना सुधार नहीं है, यानी कि जेल के जो प्रावधान है उनको क्या कर दिया है भाई, जैसे कि आप देखेंगे कि आप हेलमेट नहीं लगाते तो उसके लिए सरकार ने क्या कर दिया है कि भाई अब जो एक तरीका से पैसा ज्यादा देने पड़ेंगे ना, चलान के लिए ज्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन क्या है कि अब लोग क्या है, जेल पहले क्या होती थी जेल, लेकिन अब क्या है उसके लिए पैसा देने होंगे, तो ये पैसा की संख्या क्या है बढ़ गई, और इससे क्या हुआ है, करप्शन बढ़ा है। सीधी सी बात है, जो बीच में रिश्वत जो है, रिश्वतखोरी जो है वो बढ़ गई है। बस ये है। आ गए हैं मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया। अब मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था, बात वही है कि ये असेंबल इंडिया बनकर के रह गया है। तो अगर ये मेक इन इंडिया नहीं होगा तो फिर आप सोचिए कि जॉब क्रिएशन कहां से होगा, तो जॉब क्रिएट नहीं होंगे, तो मेक इन इंडिया को मेक इन इंडिया बनाना पड़ेगा, अन्यथा फिर जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगा। बढ़ता व्यापार घाटा चीन के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, और अमेरिका ने किस प्रकार से जो टैरिफ हम पे लगाया हुआ है वो तो 500% टैरिफ की बात कर रहा है, आप सोचिए, है ना। तो ये चुनौती हमारे समक्ष तो आकर खड़ी हो जाती है। एकाधिकार का निर्माण वही है, क्रिएशन ऑफ दैट मोनोपोलीज। नए निवेश की कमी के कारण अलायंस जो है वो स्टील जैसे क्षेत्र में कुछ कंपनियों का जो दबदबा जो है लगातार बना हुआ है। एकाधिकार जो है, मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन होना चाहिए बाजार में, लेकिन मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। वो एक फेयर ट्रेड के लिए, या फिर कहो कि आप एक तरीका से सही व्यापार के लिए, सही मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। नवाचार में कमी है। इनोवेशन कहां से होगी, आप सोचिए ना, 10% मात्र खर्च कर रहे हैं। R&D पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं होगा तो आप क्या नहीं है, आप आगे जाकर के आप इनोवेशन हो ही नहीं पाएगा देश के अंदर। अगर इनोवेशन नहीं हो पाएगा तो हम अपनी तकनीक के लिए किसी और देश पर निर्भर होंगे, सीधी सी बात है। अब शांति की सतह के नीचे का असंतोष, आप जैसे जानते हैं, सरकार ने मोटे तौर पर देश में शांति बनाए रखने की जो इच्छा, अच्छा काम किया है, लेकिन यह शांति नाजुक है। और ये इसके नीचे नीचे क्या हो रहा है, बेरोजगारी आप जानते हैं बढ़ रही है। और जिस तरीका से पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो क्रिएट किया गया है, जेनजी के जितने भी प्रोटेस्ट है वो क्रिएट किए हुए हैं। तो जिस तरीका से आप देखते हैं कि अगर ये हो जाए कल, तो आप इसे आश्चर्य मत समझना। किसानों का जो रोष है, आप जानते होंगे, बाकी तो ये सरकार ने, अगर पिछली सरकारों से तुलना किया जाए तो किसानों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, लेकिन फिर भी असंतोष तो लगातार रहेगा, भी और अच्छा करना है ना। किसानों की आय वास्तव में होनी चाहिए दुगनी। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध है, समझ गए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन वही सिस्टम जो है इतनी बुरी तरीका से कंप्रोमाइज है कि आप जानते होंगे कि जो पॉस्को एक्ट है उसको भी क्या करना, डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहते हैं तो आप या तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए या फिर मुझे कमेंट कीजिए, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि हमको सिस्टम को रोबस्ट नहीं करना, मजबूत नहीं करना, बल्कि कानून को डाइल्यूट करना, तो ये नहीं चलना वाला। ऐसे ही पर्यटकों के लिए आपने देखा होगा कि जो भारत में विदेशों से जो लोग घूमने आते हैं, खासकर महिलाएं, उनके साथ भी अभद्रता की वीडियो आपने देखी होंगी यूट्यूब पर। तो एक ये बड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी है हमारे यहाँ पे। इन मुद्दों को केवल दबाने के बजाय ऐसी नीतियों लाने की आवश्यकता है जो वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य करें। और क्या है देखना, चौथी चुनौती है जनता और पुलिस जब सरकार का चेहरा भरोसेमंद न हो। इसका मतलब आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार से आज भी हमारे समाज के अंदर ये है कि अगर पुलिस किसी के घर आ जाए तो आप समझिए कि सोचो उसने कितना बड़ा अपराध किया है। यानी कि समाज और सिस्टम दोनों के बीच की जो खाई है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि हमको पुलिस रिफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर हम पुलिस रिफॉर्म नहीं करते तो इस तरीका की जो मानसिकता है ना, ये बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बात वही है कि एक 12th करे हुए व्यक्ति को लाकर के आपने थाने में बैठा दिया है, लेकिन वो व्यक्ति को किस तरीका से लोगों के साथ बिहेव करना है वो उसे पता ही नहीं है। उसने तो 12th किया, पास होकर के आ गया इधर। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बिल्कुल प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको प्रोफेशनल तरीका से टैकल करना पड़ेगा। पुलिस के रिफॉर्म हो जिसमें बिल्कुल जो फोरेंसिक है वो बिल्कुल अलग हो, पेट्रोलिंग बिल्कुल अलग हो, साइबर वाला जैसा अभी सेल अलग से बनाए हो तो साइबर वाला अलग हो। तो उनको ट्रेंड किया जाए कि हाउ टू डील द ह्यूमंस, है ना, लोगों से कैसे व्यवहार करें। तो वो सोफिस्टिकेटेड मैनर जो है ना सिखाने पड़ेंगे। तो हमारे लिए ये भी है, आज वही है कि स्टिग्मा सा हो जाता है कि अगर किसी के यहाँ पुलिस आ जाए तो समझना कि पता ना क्या हो गया। पुलिस की छवि सीधे तौर पर जो है सरकार की छवि को प्रभावित करती है। वही आती है कि पुलिस भी क्या है, सरकार ही होती है एक तरीका से, है तो सरकार का इंस्टीट्यूशन ही। तो वही है कि अगर इनका जो चेहरा है वो इस तरीका का जो प्रूफ होगा, यानी कि उनका जो अपनी इमेज है अगर वो इस तरीका की होगी, समाज उसको उसी तरीका से देखेगा। देखो समाज की गलती नहीं है इसमें, मैं फिर आपको बता दूं, समाज इसे ऐसा देख रहा है क्योंकि समाज को ऐसा अनुभव है। ऐसा नहीं समाज गलत हो गया, उसका समाज गलत नहीं है। यह भरोसे की कमी हम हर मुद्दे को अदालत में ले जाती है। यही है कि पुलिस को समाज पर भरोसा नहीं है और समाज को जो है पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि इतने सारे जो केस हैं वो आपको जो है कोर्ट में दिखेंगे। जैसे सिस्टम पर भरोसे की कमी क्या करती है, हर मुद्दे को अदालत में, यानी कि उन्हें लगता है कि अदालत ही कर सकती है, ये तो बिके हुए हैं, ऐसा लोगों को ऐसा लगता है। इसलिए जो न्यायपालिका है लगातार उस पर बोझ जो है केसों का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है आपको। स्वकेंद्रित दुनिया में भारत की बदलती दोस्ती, दुनिया में टीम वर्क खत्म हो रहा है। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जो पूरी दुनिया है उसमें एक हलचल मची हुई है। आज पूरी दुनिया में आप ये देख रहे होंगे कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर देश ये सोच रहा है कि बस उसका देश कैसी तरीका से ग्रेट हो जाए, वो दूसरे की बाउंड्री
कंट्री उस दूसरे के जो संसाधन है उन पर कैसी तरीके से कब्जा कर ले। तो ये जो भावना है अब ये खत्म होती हुई दिखाई आपको पड़ रही है। अब क्या है, सेल्फ स्टैंडर्ड की भावना आ गई है, मैं ही हूं, मैं सबका दादा बन जाऊं, ये चाहता है। अब यूएसए और क्वेड, जैसा कि आपको पता होगा, यूएसए जो है क्वेड के अंदर अमेरिका के साथ संबंधों की खटास आप देख रही होगी किस प्रकार से बात, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि क्वेड जो है एक मिलिट्री अलायंस के रूप में सामने आए, और मिलिट्री अलायंस जब बन जाएगा तो इसको मैं, इंडिया इसके पार्टनर है, तो इंडिया इसके अंदर है, और इंडिया को मैं चाइना के साथ में क्या कर दूं, एक मोहरे की तरह यूज कर लूं। लेकिन भारत, आप समझते हो कि भारत के पास में अभी जो लीडरशिप है वो सब चीज जानती है, कुछ अमेरिका जैसे जो देश है उनके साथ वो आएगी नहीं। तो इसी को लेकर के भी वैसे तो विवाद बहुत सारे, लेकिन क्वेड को लेकर के बहुत बड़ा विवाद है। और देखना आप, अब चाइना के साथ में आप जानते होंगे कि हमारे लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट कितने ज्यादा है उसके साथ में, और वो तो एक तरीका से स्नेक है, उस पर भरोसा आप कर नहीं सकते। रसिया, आप जानते होंगे कि रसिया जो है वो अपने ही किस तरीका से जो है वो उलझा हुआ है अपने ही विवादों में। अब है यूरोप और मिडिल ईस्ट, यूरोप जो है वो अपनी किस तरीका की जो समस्या है वो जूझ रहे हैं, यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका अपने नए समीकरण बना रहे हैं, और उनके समक्ष जो है अलग तरीका की समस्या है। आप जानते होंगे ग्रीनलैंड विवाद, आप समझ रहे होंगे, ग्रीनलैंड विवाद इस तरीका से समक्ष आया है कि अब पूरा का पूरा जो यूरोप है और यूरोपियन यूनियन वो सोच रहे हैं कि कहीं हम रूस के पाले में तो नहीं जाना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो उसी तरीका से एग्रेसिव रहता है ग्रीनलैंड को लेकर के, तो बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लीजिए कि रूस की मदद भी ले सकता है यूरोप और यूरोपियन यूनियन। आगे देखना, बाजार से आगे क्या, भारत अपनी मोल भाव की जो शक्ति खो रहा है। क्यों खो रहा है? अभी पूरी दुनिया भारत सिर्फ एक बाजार की तरह देख रहा है। क्यों देख रहा है? जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर पूरी दुनिया में अगर हमारी एक ताकत है, वो है हमारे जो लोग हैं और उनकी परचेजिंग पावर। यानी कि सिर्फ लोग ही नहीं है हमारे पास में, बल्कि लोगों का एक इतना बड़ा समूह है जिसकी अपनी एक परचेजिंग पावर है। आप समझिए, इसके लिए दुनिया की जो एमएनसीज हैं वो भारत की ओर अपना रुख करे हुए हैं। तो ये हमारी एक बड़ी पावर है। अब बात वही आती है कि ना कि जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तरह हमको बनाना पड़ेगा अपने आप को, ना कि एक बाजार के रूप में। अब है इससे मल्टीपोलर दुनिया के अंदर भारत एक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अंदर से मजबूत होंगे। देखो, भारत आज भी आप देखते होंगे कि किस प्रकार से भारत जो है पूरी दुनिया को बैलेंस कर रहा है। आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, आप चाइना के साथ आरआईसी के अंदर और ब्रिक्स के अंदर जाने के लिए तैयार है। ब्रिक्स के अंदर हमें आरआईसी जैसा जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी हम क्रिएट करने के विचार बना रहे हैं। और वहीं आप देख रहे हो कि अमेरिका के साथ भी हमारा जो डिफेंस डील है, तो ऐसा नहीं कि भारत ये नहीं कर रहा, लेकिन बात वही है कि हमें इतना तेजी से मजबूत बना रहना पड़ेगा जिस तरीका से आज भारत है। अगर हम चूके या हमारे अंदर जो है एक सामाजिक तनाव जिस तरीका से हो रहा है वो अगर होता है आने वाले समय में, तो ये फिर भारत जो चूक जाएगा। बिना आंतरिक मजबूती और मोलभाव की शक्ति के जो है दूसरे देश हमें इसी तरीका से नजरअंदाज करते रहेंगे और भारत का कोई ठोस परिणाम इससे निकलने वाला है नहीं। तो ये भी एक हमारी जो है चुनौती है। अब है सामाजिक आर्थिक समानता। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार विहीन विकास और बढ़ती हुई असमानता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मानते हैं कि भाई अगर हमारे जो युवा हैं, अगर वो युवाओं के पास काम नहीं होगा तो वो बैठ करके क्या करेंगे, हो सकता है कि कोई गलत ही कार्य करें। समझ गए? हमारी शिक्षा नीति ऐसी मैन पावर बना रही है, यानी कि जो आज की जो शिक्षा नीति है वो लोगों को स्किल्ड नहीं कर रही है। जो शिक्षा नीति आज नहीं, पहले से ही हमारी शिक्षा नीति ऐसी है कि हमें स्किल्ड नहीं कर रही है, और जो स्किल्ड कर भी रही है तो वो इस तरीका की स्किल है कि एआई उसको आसानी से रिप्लेस कर देगी आने वाले समय में। इसका मतलब है कि एआई रोजगार तो क्रिएट करेगी, लेकिन बात वही होगी कि जो अपने आप को शिफ्ट कर पाएंगे या जो डायनामिक रह पाएंगे, ये जो एआई के जो जिस तरीका से बदलाव हो रहा है दुनिया में उसके साथ बदलने के लिए तैयार है, उनके लिए रोजगार हो पाएंगे। वाकई क्या है कि जो नहीं शिफ्ट हो पाए वो बेरोजगार रह जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि रोजगार के दूसरे तरीका के अवसर क्रिएट होंगे और जो पुराने जिस तरीका के अवसर थे उनकी संख्या घटने वाली है। मैं नहीं समझे मेरी बात? यानी कि बेरोजगारी जो है ना वो इस मायने में बढ़ेगी, ये नहीं कि रोजगार नहीं है। रोजगार जो है इस तरीका के क्रिएट होंगे जो अभी तक नहीं थे, अलग अलग तरीका के, लेकिन जो लोग उस तरीका के स्किल्ड होंगे वही उसमें रोजगार ले पाएंगे, और पुरानी तरीका के जितने रोजगार के अभी तक सोर्स थे वो सारे के सारे बंद होने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर? अब देखना, रोजगार सृजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है वो भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जीडीपी अपने आप में मायने नहीं रखती, ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। जीडीपी जो है वो बढ़ सकती है तब की क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन घटाया ही नहीं जाता, जिसकी तादाद है 13 से 14%। और दूसरी बात यह भी है कि जीडीपी जो है अगर वो बढ़ भी रही है, और उससे क्या होगा कि जो दो जो ग्रुप है यानी कि एक अमीर और एक गरीब, उनके बीच की जो आय की असमानता है वो लगातार अगर बढ़ रही है, इससे क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ हो रहा है। यानी कि एक ग्रुप के पास में या एक तरीका के जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज का ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं अच्छे तरीका से, ये उसका कारण है। अब भाई इलाज क्या है? इलाज ये थोड़ी नहीं है कि समाजवाद लिया हो जिस पर ज्यादा है उस पर, ये कोई ये तरीका नहीं है, ना ही ये होना चाहिए। क्यों? ये लंबे समय में चलने वाला है नहीं। तरीका क्या है? लोगों को स्किल्ड करो, और लोगों को स्किल्ड करने के लिए क्या करना है? जब जैसे आप देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें कितना बड़ा करप्शन सामने आया है, वीडियो मैंने भी बनाई थी उसके ऊपर। तो आप जो है करप्शन से सबसे पहले छुटाएं। हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा, रोबस्ट सिस्टम बनाने पड़ेंगे, मजबूत सिस्टम, तब जाकर के। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो वही पुराना है। अब पुराने सिस्टम से नहीं चलने वाला से अब आप
कोई ये रोजगार विहीन विकास की धुन जो है धन कुछ हाथों में केंद्रित हो जाता है, उससे क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो एक ही स्थान पर हो रहा है। अब है लास्ट, जीवन यापन का बोझ, शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है जीवन यापन के लिए देखो हम टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार जो हमको प्रोवाइड करती है सर्विस, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। नहीं समझे? शुरू में जो मैंने बताया, यानी हॉस्पिटल्स जाकर के देखोगे तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो भी वहां पे है नहीं, वहां पर उस तरह के इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि कोई जाकर के अपना इलाज करा ले। हर व्यक्ति कहां जा रहा है? वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है। उसी तरीके से आप देखोगे शिक्षा का हिसाब किताब है, गवर्नमेंट स्कूल जो है अगर केवीज वगैरह जो होते हैं या फिर सरकार के जो वैसे स्कूल है वहां एडमिशन ही नहीं हो पाते, बच्चे दूसरे स्कूल जो प्राइमरीज वगैरह हैं जो गांवों में आपको देखने के लिए मिलते हैं, वहां की एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा लचर है कि बच्चा 10वीं 12वीं कुछ भी कर जाएगा, उसे पता ही नहीं है। यानी कि वो एक तरीका से वो एक जो कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं निकाल पाने की जो उसके पास क्षमता हो पाती है। जनता सबसे ज्यादा 4 चीजों से परेशान है, स्वास्थ्य, सेवा और शिक्षा, परिवहन और रोजगार। यानी कि उनको स्वास्थ्य सेवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, परिवहन और रोजगार। यानी कि लगभग जो 3 चीज जो शुरू वाले 3 आइटम है, एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा परिवहन। मेरा मानना है इनकी क्वालिटी बढ़ा दी जानी चाहिए और इनको फ्री करना चाहिए। मेरी बात क्या है? देखो जो स्वास्थ्य है, एक तो ये, दूसरा जो है शिक्षा, दूसरा शिक्षा और तीसरा परिवहन। यही नहीं कि ये तीनों के तीनों फ्री होने चाहिए और इनकी जो क्वालिटी है ना वो जबरदस्त होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये छूने चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं, ये सब कर दीजिए। हमें ना रिजर्वेशन चाहिए, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। बेशक आप टैक्स बढ़ा करके 30-40% कितना भी कर दीजिए, 30-40% टैक्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आप करते हो, लेकिन ये 3 चीज जो है वो फ्री कर दीजिए और स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी का होना चाहिए। मैं फिर वो कह रहा हूं, फ्री ऐसा नहीं है कि इनका जो जिस तरीका की अभी व्यवस्था है उस तरीका से नहीं। सरकार ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है कि फ्री मार्केट है, तो ये तो कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कार्टेल्स बन जाएं, यानी कि लोग जो है कुछ ही लोग जो है वो समूह बना करके बैठ जाएं, अब वही आपको सेवा देंगे, ऐसा नहीं है। कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा जब तक नहीं होगी, तब तक फ्री मार्केट जैसी कोई बातें या कोई चीज होती ही नहीं है। नहीं समझे आप मेरी बात? यानी कि अगर आप कहते हो कि भाई हम तो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जो अमेरिका कर रहा है, हम तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर एक शर्त होनी चाहिए कि जो प्लेयर्स है ना वो बहुत सारे होने चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग होने चाहिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, और जो क्रेता है वो भी बहुत सारे होने चाहिए, तब तो सही है। लेकिन अगर जो विक्रेता है यानी कि जो प्लेयर है वो 2-3 ही है मानो मार्केट में, वही सबको चीज बेचेंगे, इसका मतलब है वो दोनों आपस में मिल गए तो क्या कि भाई ये चीज की जो मूल्य है वो इतने से कम नहीं देना। समझ गए? अब व्यक्ति तो दोनों से, इसका मतलब है कि मल्टीप्लेयर होने चाहिए मार्केट में, तभी फ्री मार्केट का जो कंसेप्ट है वो आता है, अन्यथा तो फिर ये क्या है? चोरी है एक तरीका से। और देखना ये जो 6 चुनौतियां हैं एक आपस में जुड़ी हुआ है, और अगर ये सब होता है जो मैंने आपको बता दिया, सामाजिक जो समानता होनी चाहिए, विदेश नीति से भी एक चैलेंज है, एक सामाजिक स्थिरता, शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति, यानी कि ये सारे के सारे मैंने 6 पॉइंट्स आपको गिनाए और उससे पहले थोड़ा सा और बताया। इस लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट करने का कोशिश किया है कि समाज जो है और भारत जो है वो 2026 में अगर इन सारी चुनौतियों से पार पा लेता है तो समझिए कि आप 2026 और जो 2 टारगेट हमारे हैं 2047 वाला और 2029 वाला, ये जो है हम प्राप्त कर लेंगे। बोलिए समझ आ गया आपको? तो 2047 और 2029 यानी कि ये हम प्राप्त कर लेंगे। तो बताइए लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको किसी भी तरीका का और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लिख सकते हैं, और बाकी कमेंट जरूर कीजिए, रीच बढ़ती है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।